हाय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। रुक्मिणी प्रकाशन के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। बच्चे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट के आधार पर मैं आपको जो ग्रुप डी की बुक आई हुई है साइंस स्पेशल प्रीवियस ईयर, उसको मैं लेके आया हूं आपके सामने में। और इस बुक की खासियत तो आप सभी बच्चे वाकिफ हैं ही इस बुक की खासियत से। इसमें जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब कुछ सेट वाइज मैंने कर दिया है। एक काम, दूसरी बात क्या कि इसमें सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मैंने किया है। तो दोनों बेनिफिट है आपके लिए। और बच्चों की खास आपको आग्रह पर ये बैच में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। बच्चे, जीवन में दो रास्ते होते हैं। एक होता है क्या कि पढ़ लिख करके सफलता अर्जित करना, खूब मेहनत करना। और एक क्या होता है कि अंतिम समय में, एग्जाम के समय में, जब एग्जाम समय आता है उस समय बच्चे सब कुछ छोड़कर पूर्ण लगन के साथ एक निश्चित दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। और आपको पता होता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये बुक जो है आपको उस रास्ते तक पहुंचने में निश्चित रूप से सहायता करेगा, आपकी सफलता में निश्चित रूप से योगदान देगा। और ये डिस्कशन जो मैं करवाऊंगा बच्चे, ये बहुत बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। और सभी बच्चों से आग्रह है, बच्चे ठीक है, आपको ये पैकेज अवेलेबल है रुक्मिणी प्रकाशन पर, आप जुड़िए और साथ में लाइव भी रहिएगा तो मजा आएगा। क्योंकि ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एकदम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैं लेके चलूंगा जहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे और सफलता के आप काफी निकट पहुंच जाएंगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि ठीक है, आप मुझे जैसा पता है, मुझे जैसा लग रहा है कि निश्चित रूप से इतनी बड़ी भीड़ को छांटने के लिए थोड़ा सा कलाकारी ठीक है जरूर टीसीएस करेगा। तो टीसीएस को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के मुख्य बिंदुओं को मैं आपके सामने में ठीक है अपने तरीके से पेश करूंगा, जिससे क्या होगा, आपको सफल होने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सेट साइंस ठीक है 01 सेट डिस्कशन, बच्चे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और टीसीएस द्वारा बनाया गया। निश्चित रूप से यकीनन आपके लिए ये लाभदायक सेशन होने वाला है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है देखिए, आसानी से समझिए। पहले देखिए क्या कह रहा है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल, असंतुलित बल का मतलब होता है बेटा क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स ठीक है, लागू किया जाता है, तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता है। बच्चे ठीक है, आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या जी द्रव्यमान कभी चेंज होता है? नहीं चेंज होता है, काट दिया मैंने। द्रव्यमान नेवर चेंजेस, पर निरंतर परिवर्तन होता है। क्वेश्चन में ही कह रहा है निरंतर परिवर्तन होता है, तो द्रव्यमान तो चेंज होता नहीं है भाई। ठीक है, आकृति, अरे भाई ठीक है, अनबैलेंस फोर्स लगेगा, आकृति बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि निरंतर बदलेगा, तो ये गड़बड़ हो गया। आकृति नहीं, निरंतर नहीं बदल सकता भाई। भार ठीक है, भार अगर मान लीजिए एक ही सतह पर चल रहा है तो भार भी कभी नहीं बदलेगा बच्चे। भार स्थान के परिवर्तन से बदलता है। मान लीजिए किसी वस्तु को इक्वेटर से आप लेके चले गए पोल पर, तब भार ठीक है बढ़ जाएगा। या भार कब बढ़ेगा, तो इक्वेटर पोल से लेकर के आ गए इक्वेटर पर, तब जाकर के भार में परिवर्तन होता है। तो ये भी आप काट दीजिए, तो आपका आंसर आसानी से आपको चाल पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको और ब्रीफ कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए मेरे तरफ बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं, असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का योग शून्य होता है तो इसे बोलते हैं ठीक है संतुलित बल। कौन सा बल बोलेंगे? संतुलित बल। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, संतुलित बल कहा जाता है। इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द बॉडी इज सेड टू बी इन बैलेंस्ड फोर्स। बच्चे वस्तु पर लगने वाले, मान लीजिए मैं हाथ को खींच रहा हूं, देखिए ठीक है, दोनों पर क्या हो रहा है, समान बल लग रहा है, कुल बलों का योग शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है वस्तु में गति नहीं होगी। जब भी वस्तु में गति होगी तो ध्यान में रखिएगा समेशन ऑफ एफ
नेवर इक्वल्स टू 0 होगा तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। और जब भी असंतुलित बल लगेगा बेटा, तो असंतुलित बल लगेगा तो ये क्या करेगा, ठीक है, यह निश्चित रूप से वस्तु के चाल में, आकार में परिवर्तन लाएगा। चाल में परिवर्तन लाएगा, आकार भी बदल सकता है लेकिन ठीक है हमेशा निरंतर बदलेगा। कौन? तो चाल बदलेगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यहां पर एक और वर्ड यूज हो रहा है, यहां देखिए बल। बल क्या होता है? तो बल जो है बच्चे, बल क्या है? तो बल जो है आपको संवेग में परिवर्तन की दर होती है, dp/dt होगा या m × a होता है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर थोड़ा सा द्रव्यमान भी बता दीजिए। किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहेंगे? तो द्रव्यमान कहेंगे। एकदम याद रखना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। भार क्या होता है? तो भार जो होता है बेटा ये क्या होगा? तो ठीक है, जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम भार कहते हैं। तो आपको याद रखना है भार mg के बराबर होता है। और चाल क्या होता है? तो चाल होगा बेटा, क्या होगा? दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, यानी दूरी बटे समय को हम चाल कहते हैं। याद रखिएगा, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। एकदम सिंपल है और आपको समझना भी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। आसान क्वेश्चन है क्योंकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपको पता है कि ठीक है ये वैज्ञानिक है बच्चे। विराट कोहली खिलाड़ी है, ये काट दीजिए खिलाड़ी, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, विद्युत बल्ब की खोज की थी। ग्रामोफोन, ग्राहम बेल जो है ग्रामोफोन या टेलीफोन का टेलीफोन के बारे में इन्होंने विशेष रूप से बताया था बच्चे, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन, ये देखिए, ठीक है, विद्युत बल्ब की खोज की थी। विद्युत बल्ब याद रखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में इन्होंने बताया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये देखिए, ठीक है। आपको पता है कि विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ध्यान में रखिएगा, विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ध्यान रखना बेटा कि ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। बाद में अमेरिका चले गए और इन्होंने 3 मुख्य सिद्धांत दिए थे। एकदम याद रख लीजिए इसको। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता बेटा? तो धातु के प्लेट पर जब निश्चित ऊर्जा का आघात होता है तो यह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब धातु के प्लेट पर निश्चित ऊर्जा आघात करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इसी घटना को, ठीक है, आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर मैंने बताया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक और E बराबर mc² यानी मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी भी किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। एकदम याद रखिएगा बच्चे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² यानी मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी दिया था। तो इससे स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो आपका विराट कोहली है ये क्रिकेटर हैं और काफ़ी अच्छा खेलते हैं बच्चे विराट कोहली। आप सभी बच्चों को पता होगा विराट कोहली कितना अच्छा, ठीक है, ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव लगाता है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? मेरी बातों को याद रखना पड़ेगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होगा? याद होगा, मैंने आपको बताया होगा, बहुत बार चर्चा किया है। देखिए साधारण बल, कहीं भी बल लग सकता है, कोई मतलब नहीं है इस बल का, ठीक है, कहीं भी लग सकता है ये बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है बेटा कि जब भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो द्रव्यमान होगा, यानी ठीक है, किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोणीय बल ये कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए अभी केंद्रीय बल इसका आंसर होगा। क्यों होगा आंसर? क्योंकि ठीक है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ बातें इसमें बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशल है? ये देखिए, वृत्त
की, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के, ठीक है, वृत्तीय गति कर दीजिए इसको, वृत्तीय गति में, ध्यान दीजिए बच्चे क्या क्या मैं बता रहा हूं, वृत्तीय गति में, ठीक है, क्या होगा, दिशा अनंत बार बदलता है, एकदम याद रखना है, क्या याद बदलता है, तो दिशा अनंत बार बदलता है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है, कि डायरेक्शन चेंजेस इनफिनिटली, दिशा अनंत बार बदलता है। चलिए दूसरा चीज देखते हैं क्या होता है बच्चे, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगे तो वस्तु वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकता, और यह अभिकेंद्रीय बल होता है Fc बराबर mv²/r, Fc बराबर mv²/r। याद रखें बच्चे, m वस्तु का द्रव्यमान, v वेग और r उस वृत्त की त्रिज्या है जिस पर वह चक्कर लगा रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, ठीक है, देखिए वृत्तीय गति दो प्रकार के, याद रखिए बच्चे, मैं बता रहा हूं कि वृत्तीय गति कितने प्रकार के, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहला एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, ध्यान रखिए क्या है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में दो चीजें नियत होता है, एक चाल और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये दोनों आपका नियत होगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसी वृत्तीय गति जिसमें गतिज ऊर्जा और चाल नियत हो, ऐसे वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और दूसरा देखिए बेटा क्या होता है, असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, ये क्या होता है, इसमें चाल भी नियत नहीं रहेगा, चाल भी नियत नहीं रहता है। याद रखना बच्चे, क्या नहीं नियत रहता है, चाल भी नियत नहीं रहता है। ऐसे बल को, ऐसे गति को, वृत्तीय गति को हम क्या कहेंगे, तो असमान वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहां पर क्या क्या बात हुई, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चे। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है, ये देखिए क्या हो गया, गर्म रक्त प्राणी है, ये देखिए जल में रहता है बच्चे, मछली जल में रहती है। और आपको पता है कि दो हृदय में चैम्बर होते हैं, और हृदय में चैम्बर होगा, दो हृदय में चैम्बर होगा। बार बार आपसे पूछेगा कि मछली कहाँ रहता है, तो जल में, तो बच्चे ये शीतरक्तीय प्राणी होगा, तभी ये जल में रह पाता है। मेढक, मेढक देखिए, मेढक भी आपको उभयचर है बच्चे, उभयचर है, ठीक है, एम्फीबियन से बच्चे। क्यों, क्योंकि मेढक में आपको पता है हृदय में 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर, किसमें, हार्ट में 3 चैम्बर, 3 चैम्बर होगा, हार्ट में कितने चैम्बर, 3 चैम्बर। मगरमच्छ, ये देखिए सरीसृप वर्ग में रख दीजिए इसको, सरीसृप वर्ग में रख दीजिए, ठीक है। और बच्चे आपको पता है मगरमच्छ ऐसा सरीसृप है जिसमें 4 हृदय में चैम्बर होगा, 4 हृदय में चैम्बर होगा, एकदम याद रखिएगा, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये अपवाद है, ठीक है। और कबूतर बच्चे, ये भी मगरमच्छ भी जल में रहता है, यानी शीतरक्तीय प्राणी है। मेढक तीनों स्थान पर रहता है, स्थल में भी रह सकता है, ठीक है, जमीन के अंदर भी चला जा सकता है और जल में भी गमन करता है बच्चे। तो ये, ठीक है, आपको शीतरक्तीय प्राणी है, और मगरमच्छ भी शीतरक्तीय प्राणी है। लेकिन कबूतर आपको क्या है, तो बच्चे गर्म रक्तीय प्राणी है। और कबूतर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कबूतर जो होता है वह जो है उसका शरीर जो है उसमें हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे बच्चे। ये पक्षी वर्ग की श्रेणी में आता है और शांति का प्रतीक भी इसे कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है बच्चे, तो ये देखिए यहां पर, ठीक है, परपोइसिस आपको क्या करेगा, तो यह ध्वनि उत्पन्न करता है जिसको पराध्वनि कहते हैं। एकदम याद रखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप, ठीक है, यू देखिए, और भी इसको एलेबरेट मैं करता हूं। ध्वनि आपको ध्यान में रखना है, जब भी ध्वनि की चर्चा करते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज या 20,000 हर्ज के बीच होता है, और इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। कौन सा ध्वनि, श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड बोलेंगे। और यहां याद रखना आपको कि ऑडिबल साउंड बोलेंगे, और ये जो साउंड है आपको 20 हर्ज से अगर कम हो जाए, 20 हर्ज से
कम हो जाए तो ऐसे ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तो अवश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अवश्रव्य कहा जाता है, इंफ्रासोनिक्स कहा जाता है, इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। ध्यान में रखिएगा बच्चे, इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। और अगर ध्वनि की आवृत्ति 20 किलो हर्ज से अधिक है, 20 किलो हर्ज से अधिक है, तो ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे पराश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं। तो यहाँ 3 तरह के ध्वनि के बारे में बताए हैं, आपको एकदम याद रखना है बच्चे। ध्वनि है क्या, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन पे आ रहे हैं और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये परपोइसिस होता है। और ये डॉल्फिन जो होता है उसी के जैसा लगता है। और यह ध्यान में रखिएगा कि यह जो है डॉल्फिन के समान, ठीक है, समान ही समुद्री जीव है जो, ठीक है, जो क्या करता है, पराध्वनि उत्पन्न करता है। हाथी इंफ्रासोनिक्स ध्वनि, ठीक है, उत्पन्न भी करता है, उत्पन्न नहीं करता है, सुनता है बच्चे। क्या करता है हाथी आपको, ठीक है, इंफ्रासोनिक्स को अनुभव कर लेता है, इंफ्रासोनिक्स को अनुभव कर लेगा। जबकि आपको पता होनी चाहिए बेटा, एकदम याद रखिए, आपको पता होनी चाहिए चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ क्या करता है, तो पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न भी कर सकता है और सुन भी सकता है। और इसी के द्वारा वो क्या करता है, रात्रि के समय में अपने प्रे को पकड़ता है बच्चे, ठीक है। कोई भी कीट को पकड़ेगा, पतंगा, ठीक है, पतंगा और सार्क, आपको पता होगा कि ये सब जो है, ये सब क्या होता है, तो ठीक है, आपको अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है, उत्पन्न करता है। अवश्रव्य, सार्क में अवश्रव्य ध्वनि भी उत्पन्न करेगा, सार्क और पतंगा भी बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा विकल्प लबन का उदाहरण, एकदम आसानी से हम लोग करेंगे बेटा। कैसे करेंगे, पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। लबन। अब सबसे पहले बात करते हैं लबन पर, तब हम क्वेश्चन पे आएंगे। लबन पर बात कर रहे हैं, लबन है क्या, तो अम्ल और क्षारक, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लबन बनाता है। अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो यह लबन का निर्माण करता है। एसिड and bases when react with each other then neutralize each other, this forms आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, अम्ल क्षारक अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल क्षारक अभिक्रिया कर लवण और किसका निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। ठीक है, ये बात मैंने कर दिया। अब देखिए, जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। बच्चे पीएच का मान जो होता है, पीएच मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन H+ आयन कंसंट्रेशन होता है। यानी ठीक है, आपको हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की शक्ति को हम पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की शक्ति को हम पीएच कहते हैं। और पीएच का मान जो है, ध्यान में रखिएगा, -log, ठीक है, बेस 10 H+ आयन कंसंट्रेशन होता है। -log बेस 10 H+ आयन कंसंट्रेशन होता है। और यहां पर देख लीजिए, एक तरफ से बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अगर पीएच का मान की बात करें तो यह होता है 0 से लेकर के 0 से 14 तक पीएच मान होता है। और अगर पीएच मान लेस देन 7 हो गया तो आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा अम्लीय विलयन। कौन सा विलयन, अम्लीय। और पीएच का मान अगर ग्रेटर देन 7 हो गया तो ये हो गया क्षारीय। और पीएच का मान अगर 7 हो गया तो वह उदासीन होता है। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब देखिए ये कैसे बना होगा, तो भाई साहब ये बना होगा अमोनियम क्लोराइड कैसे, तो बच्चे ये NH4Cl, देखिए मेरे तरफ देखिए कैसे हम इसको इजी गोइंग में बनाते हैं बच्चे। ये निश्चित रूप से बना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो वीक बेस है। तो ठीक है, आपको वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, तो बच्चे ये बनाएगा, आपको ध्यान में रखना है, अम्लीय लवण। कौन सा लवण, अम्लीय लवण का निर्माण करेगा। एकदम याद रखिएगा, कौन सा लवण का निर्माण करेगा, तो अम्लीय लवण का निर्माण करेगा। याद रखिए बच्चे, अम्लीय लवण बनाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaHCO3, यहां देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। कैसे बनेगा, तो बच्चे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल से अभिक्रिया करवा दीजिए। कार्बोनिक अम्ल क्या है, तो वीक बेस है। और ये क्या है, तो बच्चे वीक आपको एसिड है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है।
तो जब भी ये बनेगा तो कैसा बनेगा, तो बच्चे ये बनेगा आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बच्चे जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो बेसिक लवण होगा, यानी क्षारीय लवण होगा। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा बेटा, कैसे बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, दोनों देखिए स्ट्रॉन्ग है बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे मिलकर के बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो उदासीन लवण बनेगा। अब सोडियम कार्बोनेट पर आ रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट पर आ रहे हैं बच्चे, तो ये भी आपको बनेगा किससे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से बनेगा। तो ये भी क्या बोलते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है। अब देखिए इसमें कौन बना, अमोनियम क्लोराइड, ये अम्लीय है, तो जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो ये अमोनियम क्लोराइड होगा। क्यों अमोनियम क्लोराइड होगा, क्योंकि यह, ठीक है, आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है। जो भी लवण, ध्यान से सुनिए बेटा, जो भी लवण स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनेगा, तो वह क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, वह क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। जो भी लवण, ठीक है, आपको वीक बेस और, ठीक, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग यानी एसिडिक सॉल्ट होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेगा तो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। तो आंसर क्या होगा बेटा, तो ये नंबर होगा, ध्यान में रखिए। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के अणु में उपस्थित होते हैं। आप सभी बच्चों को पता है, बचपन से ही जान रहे होंगे। क्या जान रहे होंगे, सर ये 10 होगा। कैसे 10 होगा, तो आपको पता है सर ये विट्रियोल नहीं है, ये क्या है, तो ये वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, और उसमें 10 जल के अणु डाल दीजिए, सोडियम कार्बोनेट और उसमें 10 जल के अणु डाल दीजिए, सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु मिल गए तो क्या बन गया, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। बेटा यहां थोड़ा सा और देखते हैं, क्या देखते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। ये देखिए ये क्या है, तो ये भाई है, क्या है, तो ये ग्रीन विट्रियोल है, ग्रीन विट्रियोल है, ग्रीन विट्रियोल है। फिर देखते हैं बच्चे, कॉपर सल्फेट × 5H2O होता है, और ये क्या है भाई, तो ये है ब्लू विट्रियोल। क्या है, तो ब्लू विट्रियोल है। जरा और देखते हैं, ये देखिए ZnSO4 × 7H2O, ये क्या है भाई, तो ये वाइट विट्रियोल है, वाइट विट्रियोल है। फिर देखते हैं बेटा, एक और देखते हैं, क्या है, तो बच्चे ये मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4 × 7H2 है, इसको इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। अब एक तरफ से रिपीट कीजिए बच्चे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, आपको डेकाहाइड्रेट, क्या हो गया, वॉशिंग सोडा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, व्हाइट विट्रियोल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रियोल, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, हेप्टाहाइड्रेट, इप्सम सॉल्ट हो गया। तो यकीन मानिए बहुत लाभदायक है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन में लिया गया है बच्चे, ठीक है, यहां देखिए एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, देखिए बेटा आप खुद मारिएगा इसका आंसर Al, ठीक है, अंग्रेजी नाम लिया गया, ठीक है, कार्बन CARBON, कार्बन, बताइए C डायरेक्ट, ये भी अंग्रेजी नाम लिया गया। क्लोरीन, ये भी देख लेते हैं, क्लोरीन बच्चे Cl लिया गया, ठीक है। ये देखिए 2, ये भी अंग्रेजी नाम लिया गया। यदि दो तत्वों का पहला अक्षर समान हो तो क्या करते हैं, कोई पहला अक्षर कोई अन्य प्रधान अक्षर को लेकर के संकेत बनाया जाता है, याद रखना है। यहां देखिए आयरन, इसको बोलते हैं फेरम, क्या बोलते हैं, फेरम, और ये Fe आ गया बेटा। तो अब बताइए, फेरम लेटिन नाम है, कौन सा नाम है, लेटिन नाम है। तो यहां पर आयरन आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। देख लीजिए कैसे मैंने किया है बच्चे। आपको तत्वों के रासायनिक प्रतीक का विकास किसने किया, तत्वों के रासायनिक प्रतीक का विकास किया, ठीक है, आपको किसने, तो बर्जीलियस ने। याद रखिए बच्चे, बर्जीलियस ने, ठीक है, आपको बर्जीलियस ने, ठीक है, संकेत दिया, संकेत, रासायनिक संकेत की प्रक्रिया का विकास किया, रासायनिक संकेत की प्रक्रिया का विकास किया, एकदम याद रखिएगा, प्रक्रिया का विकास किया। और इन्होंने बताया कुछ तत्व, कुछ, ठीक है, इन्होंने 3 आधार पर तत्वों को
ठीक है, तत्वों का संकेत लिखा बेटा। क्या? पहला, ठीक है, तत्वों के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर संकेत होगा, जैसे कार्बन का सी हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि यदि दो या दो से अधिक तत्वों का अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर समान हो तो, ठीक है, पहला अक्षर का अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर और कोई अन्य प्रधान अक्षर को लेकर के संकेत लिखते हैं, ये कहा इन्होंने। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि लैटिन या ग्रीक नाम संकेत के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे मरकरी। ध्यान दीजिए बच्चे, मरकरी, मरकरी का क्या होगा? मरकरी का होगा हाइड्रागैरम। क्या होगा? हाइड्रागैरम, हाइड्रागैरम होगा, और इसको Hg बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Hg, हाइड्रागैरम यानी Hg। फिर देखिए, ठीक है, आप लीजिए एक और लेते हैं, प्लम्बम। प्लम्बम, ये देखिए लेड है बच्चे, प्लम्बम ये लेड है। लेड को क्या बोलेंगे? Pb। क्या बोलेंगे? Pb, ये संकेत हो गया बच्चे, Pb Pb संकेत हो गया। तो इस तरह से संकेत लिखने की प्रक्रिया का विकास किसने किया? तो बर्जीलियस ने किया था। ध्यान में रखिएगा बेटा। आगे देखते हैं, निषेचित अंडा या युग्मनज। ध्यान दीजिएगा, निषेचित अंडा या युग्मनज, ठीक है, डैश में प्रत्यारोपित होता है। क्या जी? गर्भाशय ग्रीवा में रहता है? नहीं बच्चे, गर्भाशय ग्रीवा क्या है? एक रास्ता है जो निषेचित अंडा को जाने के लिए मदद करता है। योनि में नहीं बच्चे, निषेचन में, ठीक है, निषेचन में, ठीक है, निषेचन के समय योनि बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। अंडाशय, ये तो अंडाणु ही है, तो आंसर हो गया गर्भाशय आपका। क्या? गर्भाशय होगा, यूट्रस हो गया। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या मैं कह रहा हूं, आपको पता होगा बेटा, क्या पता होगा कि ये हमको मेल ने क्या दिया? स्पर्म दिया। ठीक है, मेल से हमको प्राप्त हुआ स्पर्म और फीमेल से प्राप्त हुआ, आपको ध्यान में रखिए बच्चे, इससे प्राप्त हुआ ओभा, और दोनों का क्रॉस करा दीजिए। स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और ओभा को बोलते हैं अंडाणु। दोनों के बीच में क्रॉस हो गया। अंडाणु, दोनों के बीच में क्या हो गया? क्रॉस हो गया। क्रॉस हो गया। जब क्रॉस हुआ, ठीक है, आपको तो क्या बना? तो बच्चे ये बन गया क्या बना? तो ये बन गया जायगोट। क्या बना? जायगोट बना। ठीक है, जायगोट ये कहां पर बना? युग्मनज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? युग्म, ठीक है, तो युग्मनज, या ठीक है, युग्मनज बोलिए इसको। ठीक है, इसको देखिए क्या हुआ? युग्मनज बना। और ये कहां पर हुआ? तो ये निषेचन जो होता है, ये होता है कहां पर? तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। और वहां से ये चला और ये एम्ब्रियो बन गया बच्चे। कहां चला? एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया? तो एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो को बोलते हैं भ्रूण, बोलते हैं। क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे। और ये भ्रूण जो है आपको गर्भाशय में प्रत्यारोपित है, यूट्रस में, ठीक है, स्थापित हो जाता है। और इसको बोलते हैं क्या? ठीक, गर्भ का ठहरना। क्या बोलेंगे? गर्भ का ठहरना बोलते हैं। बार बार आपसे पूछेगा कि फैलोपियन निषेचन कहां पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और निषेचन में कौन भाग लेता है? तो स्पर्म और ओभा भाग लेगा। ठीक है, निषेचन के बाद गर्भाशय में क्या स्थापित होता है? तो भ्रूण स्थापित होता है। तो ये सब बात याद रखना है बेटा, एकदम तुरंत आप कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? देखिए बेटा, एक तरफ से बात कर लेते हैं। क्या जी? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो बच्चे वाष्पोत्सर्जन हुआ, ठीक है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, जल का यानी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। यहां देखिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, द्रव का वाष्प में बदलना। ध्यान दीजिएगा, वाष्प में बदलना। ठीक है, ये हो गया वाष्पीकरण, बदलना, ये वाष्पीकरण हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो है आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। इस प्रक्रिया में क्या होगा? जल मुक्त होता है। यहां देखिए बच्चे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। यहां द्रव का वाष्प में बदलना, इसके लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए, और हीट के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तीव्र गति से आपको ऑक्सीजन चाहिए। श्वसन आपको दहन प्रक्रिया है, श्वसन है दहन प्रक्रिया, श्वसन आपका दहन प्रक्रिया है। मल त्याग भी आपको क्या होगा? तो यहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। दहन प्रक्रिया है बेटा। ठीक है, श्वसन क्या है? आपको एक दहन प्रक्रिया है यहां पर। ठीक है, आपको ऊर्जा जो है, ऊर्जा मुक्त होता है बेटा। इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन बहुत बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो किसमें ऑक्सीजन मुक्त हुआ? तो प्रकाश संश्लेषण में। किसमें मुक्त हुआ? प्रकाश संश्लेषण में। अब देखिए क्या है प्रकाश संश्लेषण? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब, ठीक है, पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल, क्या बच्चे? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है, और इसके आयन की उपस्थिति में जब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपके जल से अभिक्रिया करेगा, तो
कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होता है और आपको ऑक्सीजन तथा जल मुक्त होता है। याद रखिए, ठीक है, आपको क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक, तो पहला आवश्यकता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम ध्यान में रखिएगा। दूसरी आवश्यकता है जल। तीसरी आवश्यकता है आपको प्रकाश, ये कृत्रिम भी हो सकता है और सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है। और चौथी, ठीक है, आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होते हैं जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये धातु की क्रियाशीलता श्रेणी है, ये जाननी चाहिए आपको। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी, एकदम ध्यान रखिए बच्चे। क्रियाशीलता श्रेणी क्या है भाई? क्रियाशीलता श्रेणी तो के, ना, का, मग, अल, जन, फे फेरस हो गया, पब, यहां देखिए एच, और कु, हज, अज, औ हो गया बच्चे। तो किसी भी अवस्था में, ये देखिए हाइड्रोजन से नीचे, यहां से फेरस से लीजिए, किसी भी अवस्था में, ठीक है, आपको जल से अभिक्रिया नहीं करता। चाहे जल कुछ भी हो जाए, जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। चाहे जल वाष्प हो जाए, चाहे जल, ठीक है, ठोस हो जाए, चाहे जल, ठीक है, द्रव की अवस्था में होगा, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। ये काफी अधिक क्रियाशील होता है। ध्यान दीजिए बच्चे, ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जल से अभिक्रिया करेगा। जल ठंडा हो, वाष्प हो, किस कोई भी हो, ठंडा हो या वाष्प हो, तो यह अभिक्रिया करेगा, वाष्प से अभिक्रिया करता है। ध्यान में रखिएगा, जल ठंडा होगा या वाष्प होगा, इससे अभिक्रिया करेगा। और एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, देखिए ये क्या करेगा, तो वाष्प से अभिक्रिया करेगा, वाष्प से अभिक्रिया करता है। एकदम ध्यान में रखना बेटा, वाष्प से अभिक्रिया कर लेता आसानी से। अब इस क्वेश्चन में ये तो बच्चे क्या हुआ, लेड देखिए ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करेगा। लेड जो है पीबी है, प्लम्बम है, ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या 82 होती है। और यह जो है बच्चे, यह जो है आपको 14वें वर्ग में पाया जाता है। और यह धातु है, उष्मा और विद्युत का कुचालक है। किस वर्ग में? मैंने कहा 14वें वर्ग में, एकदम ध्यान रखना बेटा, 14वें वर्ग में। और कॉपर देख लीजिए, कॉपर, ये कॉपर है बच्चे, फर्स्ट बी वर्ग में पाया जाता है, फर्स्ट बी वर्ग में पाया जाता है। एकदम लिख लीजिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, फर्स्ट बी वर्ग, क्वाइनेज मेटल ग्रुप में यह पाया जाता है। सिल्वर भी फर्स्ट बी वर्ग में ही पाया जाएगा। 47 इसकी परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या 29 होती है बेटा। और एल्युमिनियम ये 13वें वर्ग का तत्व है और यह जल से यानी वाष्प से अभिक्रिया कर लेता आसानी से। यानी सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सामान्य अवस्था में जल से अभिक्रिया कर लेगा, चाहे जल कैसा भी हो, ठंडा हो, वाष्प हो, सबसे अभिक्रिया कर लेगा। एल्युमिनियम, जिंक, फेरस ये जो है वाष्प से अभिक्रिया करेगा। लेड किसी भी अवस्था में अभिक्रिया नहीं करेगा। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, आपको मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद सोना, ये किसी भी तरह से जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता क्या होती है? भाई जी आपको विद्युत धनात्मक तत्व की बात कर रहा है। और विद्युत धनात्मक तत्व किसको बोलते हैं? धातु को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? धातु को। भाई जी संयोजकता धातु की, धातु विद्युत धनात्मक तत्व धातु आवर्त सारिणी में किधर होगा? भाई जी आवर्त सारिणी में ये होगा किधर? तो ठीक है, बाएं भाग में। किधर बच्चे? तो बाएं भाग में। और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो अंतिम कक्षा में, एकदम ध्यान रखिएगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा कितने? तो बच्चे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, 1 2 3। और यहां देखिए तो 1 2 3 तो आंसर मिल गया। ठीक है, ये देखिए 4 3 2 नहीं बच्चे, 4 जो होता है वह अधातु का होता है, 0 जो होता है वह अक्रिय गैस का संयोजकता। ठीक है, किसका शून्य संयोजकता होगा? तो अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी? तो बच्चे 0 होगा। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी? तो 0 होगी। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। 1 2 3 धातु की संयोजकता होती है और ये विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ध्यान में रखिए। बार बार क्वेश्चन में बताता हूं कि धातु किधर? तो धातु बाएं भाग में आवर्त सारणी के। अधातु किधर? तो अधातु दाएं भाग में। और बीच में, ठीक है, बीच में लेडर मतलब क्या होता है बच्चे? सीढ़ी के समान आपको उपधातु पाए जाते हैं। कितनी उपधातुएं? 7 उपधातु। कौन कौन? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम होगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं।
कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? आसान क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, बच्चे न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या क्या देता है, पहले ये जान लीजिए। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आ रहा हूं, मैं पहले आपको उसका कंसेप्ट बता रहा हूं। तीसरा नियम बच्चे, इस नियम से 3 बातें प्राप्त होती हैं। पहला, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, याद रखिए बच्चे, ठीक है। एक्शन बराबर रिएक्शन होगा। अगर आप, ठीक है, पैर से जमीन को ढकेलेंगे पीछे की ओर तो जमीन आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, यानी ठीक है, बोलेगा कि जो बैल जो होता है वो किस प्रकार गाड़ी को खींचता है, तो बैल जो है अपने पैर से पीछे धक्का लगाती है जमीन को, बदले में जमीन उसको आगे की ओर धक्का लगाता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा, ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या दिया? संवेग संरक्षण। ध्यान दीजिए बच्चे, संवेग संरक्षण क्या होता है? संवेग संरक्षण, तो संवेग संरक्षण एकदम आसान है। क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल अगर शून्य हो जाए तो संवेग आपको संरक्षित रहता है। डीपी बराबर क्या होगा? संरक्षित होता है, कंजर्व्ड होता है। इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, ठीक है, देन द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बच्चे, ठीक है, मान लीजिए बंदूक से आपने गोली छोड़ा तो बंदूक का वेग, बंदूक का द्रव्यमान गुना बंदूक का वेग, m इंटू यू, कैपिटल एम स्मॉल यू, एम यू, ठीक है, प्लस आपको गोली का वेग और गोली का द्रव्यमान यानी m इंटू यू। बच्चे यहाँ स्मॉल हो जाएगा, यहाँ देखिए कैपिटल M इंटू यू कर लीजिए, ठीक है, प्लस, ठीक है, आपको स्मॉल m इंटू भी कर लीजिए बराबर 0। इसको बंदूक से गोली का छोड़ने का सिद्धांत है और यह संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। और थर्ड नंबर देता है बल का गुण, यानी न्यूटन के तीसरे गति नियम से 3 चीज प्राप्त होता है: बल का गुण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत और, ठीक है, आपको क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ये ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं सब पर। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लग जाता है, विराम का जड़त्व। किसका जड़त्व होगा? तो विराम का जड़त्व होता है। वस्तु विराम में रहना चाह रही है और अचानक कार चल दी तो पीछे की ओर चले गए। कहां था वस्तु? विराम में था पहले, ठीक है, विराम का जड़त्व। फिर देखते हैं रॉकेट लॉन्च करना। बच्चे, रॉकेट से पीछे जैसे ही रॉकेट को छोड़ा गया तो रॉकेट से पीछे धुआं निकलता है और जितनी तेज गति से धुआं निकलेगा उतना ही तेज गति से रॉकेट क्या होगा? ऊपर जाएगा। और ये रॉकेट का लॉन्च करना किस सिद्धांत पर आधारित? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए यहीं फंस गया मामला। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तेजी से आते हुए क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे लाना, यह आवेग का सिद्धांत है बच्चे, क्योंकि आवेग बराबर होता बल गुना सूक्ष्म समय, बल गुना सूक्ष्म समय। अब देखिए, ठीक है, जितना समय हम क्या करेंगे? लगाएंगे, बल का परिमाण उतना ही कम होगा और आपको चोट बहुत कम लगेगा। इसीलिए यह आवेग का सिद्धांत हो गया। और जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, तो यह विराम का जड़त्व है। जब तक किसी वस्तु पर बल आरोपित होगा तो, ठीक है, वस्तु बल की दिशा में गतिमान रहेगा। तो ये, ठीक है, पहला नियम हो गया। तो आपको यहां से नियम लग गया कौन सा? तो रॉकेट लॉन्च करना। ये संवेग संरक्षण पर आधारित है और न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। बहुत अच्छी बात है बच्चे। बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा कि, ठीक है, गेंद कैच करना कौन सा सिद्धांत? आवेग का। ठीक है, आप गाड़ी की दिशा में, ठीक है, थोड़ा सा चल लेना। मान लीजिए, ठीक है, आप गाड़ी पे चढ़े हुए हैं और अचानक गाड़ी से उतर गए, ठीक है, चलती हुई गाड़ी से उतर गए तो गाड़ी की दिशा में थोड़ा सा चल लेना पड़ेगा। यह न्यूटन के गति का, ठीक है, कौन सा नियम है? तो प्रथम नियम है। और इसे कौन सा कहते हैं? तो गति का जड़त्व कहते हैं। ये देखिए, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधा के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता, उसे क्या कहते हैं? बच्चे, इंग्लिश में बोलते हैं, ये देखिए, लैंगिक जनन नहीं बच्चे। लैंगिक जनन में 2 लिंग आपस में संयुग्मित होते हैं, तब जाकर के एक नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ एक ही बोल रहा है, एक प्रकार का बोल रहा है, एक प्रकार का जन्म, तो गलत बात है। विखंडन में क्या होता है? तो बच्चे, आपको पता है कि मान लीजिए अमीबा है, ये द्विविखंडन हो गया, बाइनरी फिशन हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसको विखंडन कहते हैं। पुनर्जनन यानी नए तरह का जीवों का विकास करना, ठीक है, किसी जीव से। जैसे हाइड्रा है बच्चे, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है? तो यहाँ देखिए बड लग गया, क्या लग गया? बड लग गया, और ये बड अलग हो जाएगा और मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा? मुकुलन यानी बडिंग द्वारा हाइड्रा में जनन होता है, एक नए जीव का जन्म हो गया। और वनस्पति के अलग अलग भागों से अगर, ठीक
ठीक है, आपको वृद्धि होगा तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चे क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये किसी भी भाग से हो सकता है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए जड़ से भी हो सकता है, तना से भी हो सकता है, बड से भी हो सकता है, ठीक है, ट्यूबर होता है बच्चे, कंद से हो सकता है। तो अलग अलग पौधे के भागों से अगर हम नए पादप का, ठीक है, निर्माण कर लेते हैं तो इस जनन को हम क्या कहते हैं? तो वनस्पतिक जनन कहते हैं। तो ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। यहां देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आपको छांटना है। अरे माइनस तो कभी संभव ही नहीं है भाई जी, या तो ये हो सकता है या माइनस तो संभव नहीं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब क्या होगा? तो इसका पृथ्वी का द्रव्यमान 5.99 इंटू 10⁻24 केजी होता है। इसको 6 से लिख सकते हैं बच्चा, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 केजी होगा। सूर्य का द्रव्यमान लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, 1.99 इंटू 10⁻30 केजी होगा। 1.99 इंटू 10⁻30 केजी होगा। तो यहां आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 26 इंटू 10⁻24। बच्चे कैसे निकालेंगे हम पृथ्वी का द्रव्यमान? तो आपको बेटा मैंने कई बार पढ़ाया है, G बराबर gm/r²। ये रामबाण फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रख लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर gm/r², गुरुत्वीय त्वरण G बराबर gm/r², गुरुत्वीय त्वरण G बराबर gm/r²। अब यहां से निकालिए m बराबर क्या होगा? m बराबर होगा gr² बटे, आपको क्या करेंगे? तो gr² बटे कैपिटल G। इससे आप आसानी से, ठीक है, आप पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि G का वैल्यू आपको पता है, कितना पता है बेटा? ठीक है, 9.8। R का वैल्यू कितना पता है? 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, आपको इसको स्क्वायर कर दीजिए, मीटर हो गया, और G का मान है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो 6 इंटू 10⁻24 केजी निकल जाएगा। तो आसान है निकालना, मैं निकाल लूंगा, ठीक है, और लेकिन आपको एग्जाम हॉल में खटाक मारना है, तो ध्यान में रखिएगा। सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है, 1.99 इंटू 10⁻30 केजी, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? तो बच्चे पृथ्वी का द्रव्यमान होगा 6 इंटू 10⁻24 केजी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम से गमन करता है? मेरी बात याद रखिए बेटा, आपको एकदम ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और एक और कंसेप्ट मैं यहां दे रहा हूं आपको एकदम गाढ़ बांध के रख लेना, अनुदैर्ध्य तरंग है। जिस माध्यम का, ध्यान दीजिए, जिस माध्यम का की प्रत्यास्था, जिस माध्यम की प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम अधिक होगा, जिस माध्यम की प्रत्यास्था अधिक, ठीक है, उसमें ध्वनि की चाल अधिक। जिस माध्यम की प्रत्यास्था अधिक, उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। एकदम ध्यान में रखिएगा, ध्वनि की चाल अधिक होती है। बच्चे अब इस पर बात कीजिए। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है, काट दीजिए इसको। ठीक है, गैस में की प्रत्यास्था नगण्य होती है, काट दीजिए। ठीक है, आपको द्रव की प्रत्यास्था ठोस की अपेक्षा कम होती है, तो सबसे अधिक ध्वनि किस में जाएगा? तो ठोस में जाएगा। मेरी बात याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जिस माध्यम की प्रत्यास्था हायर द इलास्टिसिटी, हायर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, और सबसे अधिक प्रत्यास्था ठोस की होगी, इसीलिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में? ठोस में। बच्चे थोड़ी सी बातें और जान लीजिए कि ध्वनि की चाल ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। बेटा ध्वनि की चाल सबसे अगर बात करें तो एल्युमिनियम में इधर सबसे अधिक होगा। द्रव की बात करें तो ग्लिसरॉल में सबसे अधिक होगा। अगर गैस की बात करें तो गैस में ध्वनि की चाल तो आपको पता है सबसे अधिक होगा हाइड्रोजन में। किसमें होगा? हाइड्रोजन में होगा। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछेगा आपसे कि ध्वनि कौन सी तरंग? तो अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि कैसे गमन करेगा? तो ध्वनि गमन करेगा, ठीक है, संपीड़न और विरलन के रूप में। ये देखिए, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में गमन करेगा। ठीक है, ध्वनि माध्यम के समानांतर संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है, और यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। निम्न में कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? बच्चे धातु में देखिए, धातु में क्या होगा? तो प्रायः ठोस, केवल एक द्रव, प्रायः ठोस, ठीक है, और केवल एक द्रव। ध्यान दीजिए, केवल
एक द्रव कौन है बच्चा, द्रव कौन है, तो ये मरकरी है। चलिए अधातु की बात करते हैं, अधातु की बात करते हैं। धातु के बाद अधातु, अधातु ठोस भी होगा। कितना ठोस भाई, अधातु की संख्या 22 है। कितना ठोस, तो 10 ठोस। कितना द्रव, तो एक द्रव। ठीक है, ब्रोमीन होता है बच्चे, क्या होगा, ब्रोमीन, लाल भूरा द्रव, और ये हेलोजन होता है। और गैस कितना, तो ये गैस 11 हो गया। कितना गैस, 11 गैस होते हैं बच्चे। अक्रिय गैस आपको पता है कौन कौन होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये आपको, ठीक है, 6 क्या हो गए, अक्रिय गैस हो गए। उपधातु की बात कीजिए, ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, कौन कौन होगा, तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये देखिए। ठीक है, तो अब देखिए बेटा क्या होगा, तो धातु तो ये ठोस और द्रव्य होता है, लेकिन आपको अधातु उपधातु क्या होगा, तो केवल ठोस होगा। तो अधातु क्या होगा, ठोस द्रव और गैस तीनों होगा। तो आंसर क्या होगा, अधातु। कौन होगा, अधातु। देखिए एकदम मस्त है बच्चे, तो याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी क्षैतिज पावर लाइन से एकदम नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित दिखती है। एकदम ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पर। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा। अब ये देखिए यहां पर दो बातें हैं। पहला चुंबकीय क्षेत्र देख लीजिए, जब भी चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है, क्या होता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, F बराबर होता है Q V क्रॉस B। अब यहां से निकाल लेते हैं बच्चे, क्या निकाल लेते हैं, B निकालना है आपको, तो F अपॉन Q इंटू V हो गया। F क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है, आपको Q क्या हो गया, कुलॉम्ब, इंटू V क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी न्यूटन सेकेंड बटे कुलॉम्ब हो गया। और इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, टेस्ला, यानी चुंबकीय क्षेत्र के ऐसा ही मात्रक हो गया टेस्ला। अब देखिए क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम, ये देखिए किधर से किधर, तो ईस्ट टू, ठीक है, आपको किधर दिख रहा है, वेस्ट दिख रहा है बच्चे, तो ईस्ट टू वेस्ट। ये देखिए घड़ी का दिशा देखते हैं, ठीक है, घड़ी का दिशा आपको पता है कि ये आपका है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और क्या हो गया वेस्ट। इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है बच्चे, इधर से इधर। अब देखिए घड़ी की दिशा किधर होगी, तो ये देखिए ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपको, ठीक है, ये हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया, तो ये दिशा हो गया आपको किसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी ये वामवर्त होगा। क्या होगा, वामवर्त होगा बेटा, क्या होगा, वामवर्त होगा। ध्यान में रखिएगा कैसा होगा, वामवर्त होगा। तो ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को कि क्या क्या क्वेश्चंस है और उसके क्या क्या आंसर होंगे। बार बार मैं आपको बताता रहता हूं कि देखिए, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और आपको, ठीक है, इसको विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करते रहना बेटा। तो बार बार मैं ये बताता रहता हूं आपको कि क्या है, आपको किस तरह से इसके आंसर होंगे और, ठीक है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस का हल करना है बेटा। तो बार बार इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लगातार आपको मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए, ठीक है, इससे जुड़िए आप लोग और इसको परचेज कीजिए। और हम लोग क्या करेंगे कि नित्य आपको मैं, ठीक है, इस पर डिस्कशन कराता रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर लाइव रहेंगे तो मजा आएगा बच्चे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।